अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ फिजियोकेमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंटल फेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस इन्वायरमेंट की फिजियोकेमिकल फैक्टर्स क्या हैं। नाउ व्हाट डज़ दैट मीन? फिजियोकेमिकल फैक्टर्स हर वो चीज़ है, हर वो नॉन लिविंग चीज़ है जो कि आपकी इन्वायरमेंट से आपको अफेक्ट कर सकती है। तो सिंस वी ऑल नो दैट टेम्परेचर अफेक्ट अस, द प्रेशर अफेक्ट अस, ऑक्सीजन अफेक्ट, देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स इन आवर इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट अस, और हर वो न्यूट्रिएंट जो हमें इन्वायरमेंट से चाहिए वो हमें अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं जिनका हम पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये ही मिलकर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में डिटरमिन करते हैं कि यहाँ किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। As far as the physiological and nutritional types of microorganisms are concerned, तो हम जानते हैं कि जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिहाज से या फिजियोकेमिकल फैक्टर के लिहाज से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी अपनी फिजियोलॉजिकल टाइप्स हैं, उनकी न्यूट्रिटिव टाइप हैं। जैसे कि न्यूट्रिटिव टाइप हमने पहले भी पढ़ी हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटरोट्रॉफ्स हैं। फिजियोलॉजिकल टाइप्स में अगर ऑक्सीजन को आप लेंगे या तो उसमें आ जाते हैं एरोब्स आ जाते हैं, एनारोब आ जाते हैं, बैरोफाइल्स आ जाते हैं। प्रेशर को अगर हम लेते हैं तो इसी तरह टेम्परेचर को लेते हैं, साइक्रोफाइल्स आ जाते हैं, थर्मोफाइल्स। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फिजियोलॉजिकल टाइप्स होती हैं। नाउ एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की हर एक इन्वायरमेंट की अपनी अपनी फिजियोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं ना, बट दीज फैक्टर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एज वेल विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंज इन द सीजन, विद द लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स। दीज इन्वायरमेंट में चेंज में alter. So these microorganisms will adapt themselves to live in these changing conditions. Otherwise these microorganisms will unable to thrive in that kind of environment. There are some kind of environment in this planet Earth which are virtually stable, like marine environment or very deep in the soil. ऐसी environment जो है वो stable होती है, वहाँ पे रहने वाले microbe को कम changes का सामना करना पड़ता है और वो fluctuations को adapt नहीं कर सकते, ना ही उनमें ऐसी adaptations होती हैं। लेकिन कुछ microorganisms जो हैं वो बल्कि ज़्यादा जो इन्वायरमेंट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि फ्लक्चुएटिंग होती हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दे आर अडेप्टेड टू चेंज देमसेल्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो अपने आप को चेंजिंग टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। प्रेशर चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल चेंज हो रहा है, और एनीथिंग दैट इज चेंजिंग, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुड बी capable of adapting themselves in that kind of conditions. Now one thing is very clear that the when we said about the physiochemical factors, so these parameters or these factors are very different from the microorganism point of view than the macroorganism point of view. अगर हम macroorganism के लिए टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं या उसके लिए प्रेशर मेजर कर रहे हैं, उसके लिए ऑक्सीजन मेजर कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट होगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मेजर कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट होगी। वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म need very little oxygen. In that case we need to measure oxygen in some micrometer or in some even low in nanometer. So the electrodes that will measure the oxygen for the microbes are different from those of macroorganism. There should be micro electrodes to measure these parameters. तो जो माइक्रो लेवल पर हमें जाकर इन पैरामीटर्स को स्टडी करना होता है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इस माइक्रो लेवल पर क्या हैं, ताकि और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रह सकते हैं यानी कि नहीं, और किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रह सकते हैं।
तो जब हम बात करते हैं इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसी तरह से इन्वायरमेंट की, तो हम ये जानते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दे डू हैव अफेक्ट ऑन ईच अदर, दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर ओवरलैप देयर अफेक्ट एंड दे अफेक्ट ईच अदर, और इनका कम्युलेटिव अफेक्ट ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो अफेक्ट करता है। तो जैसे कि वाटर अवेलेबल नहीं है लेकिन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो अब वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट करेगी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि ये जो एक जैसे ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, ये पैरामीटर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इनका असर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। बट फॉर दैट सेक ऑफ my living in the kind of different environments, तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज हर्डल कॉन्सेप्ट। और हर्डल कॉन्सेप्ट क्या है, दैट दीज ऑल दीज फैक्टर्स एक्ट एज हर्डल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये हर्डल्स क्रॉस करनी पड़ती हैं वन बाय वन, ताकि वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह सकें। जैसे कि टेम्परेचर में पोज एन हर्डल, प्रेशर में पोज अ हर्डल, any of the nutrient that is deficient or in very excess amount that can also pose a hurdle. So microorganisms have to jump from these hurdles to survive in the particular environment. Those microorganisms that are unable to jump, they are unable to survive in the given environment. So we generally propose some kind of mathematical model to represent the exact condition कि इस particular environment में किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। उसके लिए हम मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज करते हैं। दो तरह के मॉडल जनरली होते हैं, जो एक मैकेनिस्टिक मॉडल कहलाता है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट हाउ एग्जैक्टली द इकोसिस्टम वर्क्स, it how exactly it operates, and then is the predictive, as the name implies, it forecast future event, it will predict what will happen in future. So very first ये मैथमेटिकल मॉडल जो है वो यहाँ दिए गए हैं। वेरी फर्स्ट फैक्टर एंड वेरी क्रूशल वन जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट रखता है, वो है टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है ये बहुत सी तरह से अफेक्ट कर सकता है, और टेम्परेचर के बेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी बहुत डिफरेंट पाए जाते हैं। इन जनरली अगर हम पहले लो टेम्परेचर की बात करें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जनरली लो टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी उनकी टॉलरेंस लो टेम्परेचर के लिए होती है, हाई टेम्परेचर के लिए कम होती है। दैट इज़ वाई हाई टेम्परेचर इज़ यूज टू kill microorganisms, while low temperature only slow down their growth rate, and whenever they get enough temperature they rapidly start dividing. So in terms of temperature, microorganism can be divided into two types. One are called as psychrophiles and other are called as one is called as psychrophiles and other is called as psychrotrophs. Now these what is difference between the two? Now these psychrotrophs, they generally have their optimum temperature 20 degrees centigrade, and they can live even high temperature of temperature above 20 degrees centigrade. But the psychrophiles have low temperature tolerance, and they usually have optimum temperature 15 degrees centigrade. They generally live in very freezed environment, and they are unable to tolerate the temperature above 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से इनकी टॉलरेंस कम होती है। तो जहाँ एक्सट्रीम परमानेंट जैसे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर साइक्रोफाइल्स पाए जाते हैं, और इवन साइक्रोट्रॉफ्स भी वहाँ पर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की कोल्ड कंडीशंस हैं वहाँ पर साइक्रोफाइल्स ही पाए जाते हैं, और ज़्यादा लो टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ साइक्रोफाइल्स मिलते हैं, जबकि साइक्रोट्रॉफ जो हैं वो रीजनेबली हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो साइक्रोट्रॉफिक इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, सो दे एग्जिस्ट इन वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट, एंड जनरली द मेरीन इन्वायरमेंट that is that have below 5 degrees centigrade temperature, in that kind of environment generally psychrophiles are present, but psychrotrophs may be equally present in that place, but we generally think that psychrophile represent as autochthonous flora in that kind of environment, while psychrotrophs are allochthonous flora.
when when one have to survive in low temperature, one thing is that अब इसमें आपको दो चीज़ों में डिफरेंस करना आना चाहिए. एक चीज़ ये है that you are permanently living in low temperature. तो उस केस में आपकी बॉडी परमानेंटली वैसी प्रोटीन्स बना रही हैं, your body have such kind of mechanism that you are permanently adapted in that kind of condition. But second thing is that you are living in a pretty high temperature, but temperature is fluctuating, and temperature in at that place where you are living is going to be low. Now in that kind of environment, if you are unable to adapt themselves to, if you are unable to change yourself in for the low temperature, then what will happen, you have to migrate from that place or you are going to die. तो अगर आपको चेंजिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है और लो हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको इस चेंजिंग लो टेम्परेचर में कोप करने के लिए एडेप्टेशंस लेकर आने पड़ेंगे. अब ये ट्रू एडेप्टेशंस होती हैं, और ये किस तरह की होती हैं कि कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑन हो जाते हैं, जैसे कि जीन्स ऑन हो जाएं, स्ट्रेस जीन्स ऑन हो गए हैं, एंड दी स्ट्रेस जीन्स आर गोइंग टू फॉर्म दी स्ट्रेस प्रोटीन्स. नाउ एक यीस्ट जो कि साइक्रोट्रॉफिक है, ट्राइकोस्पोरन पेल्यूलेंस उसका नाम है, उसके बारे ये देखा गया है कि अगर टेम्परेचर 21 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लो चला जाता है, दिस यीस्ट फॉर्म 26 स्ट्रेस प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड शॉक. लेकिन अगर ये टेम्परेचर चेंज 15 से 5 है, तो ये सिर्फ 6 शॉक प्रोटीन जो है वो बनाती हैं. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा शॉक प्रोटीन्स बनेंगी. नाउ ये स्ट्रेस प्रोटीन्स बनेंगी. अब ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ दी स्ट्रेस प्रोटीन्स, ऑब्वियसली दे जनरली हैव रोल ऑफ प्रोटेक्शन. इनका मेन काम जो है वो लो टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करना है, साइटोप्लाज्म को फ्रीज होने से बचाना है, एंजाइम्स को फ्रीज, दे एम्ब्रेस दी एंजाइम्स, ताकि एंजाइम जो है वो क्रूशल एंजाइम जो है वो फ्रीज ना हो. साइटोप्लाज्म का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रेज कर दिया जाता है ताकि साइटोप्लाज्म फ्लूइड हालत में रहे, वो फ्रीज ना हो. इस तरह की बहुत सी एडेप्टेशंस जो हैं वो लाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्ट्रेस प्रोटीन्स. नाउ सिंस वी नो दैट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज साइक्रोफाइल्स एंड साइक्रोट्रॉफ्स आर एबल टू live in very cold environment, so we can use these microorganisms in biotechnology. So far we have used them very little, but in case when we get some kind of ore in Antarctica or in polar area, तो वहाँ पर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लो टेम्परेचर को सर्वाइव करते हुए हमारे लिए माइनिंग करें, हमारे लिए बायो लीचिंग करें. तो इस तरह से इनको इनके फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है. यहाँ पर हाई टेम्परेचर के बारे में बात की गई है, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि हाई टेम्परेचर को कोप करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो मुश्किल काम है लो टेम्परेचर की निस्बत. तो नेक्स्ट फैक्टर जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से जनरली मुराद तो हर वो चीज़ होती है विच वी नीड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बट we will restrict our present discussion toward the oxygen only. हम सिर्फ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इस केस में ऑक्सीजन के लिहाज से हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है इनटू एरोब्स एंड एनारोब्स. ऑल्दो एनारोब्स के बारे में कहा जाता है दैट दे वर द लिविंग फोसल्स, दे वर द अर्ली इनहैबिटेंट्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ व्हेन दे वाज नो ऑक्सीजन एट ऑल. जब ऑक्सीजन नहीं थी तो वो सबसे पहले बने थे. लेकिन इसके बाद हम ऐसे भी देखते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सेकेंडरली एनारोबिक लाइफस्टाइल अडैप्ट कर लिया है, लाइक देयर एंसेस्टर are aerobics but their descendants they are anaerobics. It means that they have some kind of advantage being anaerobic or they generally live in that kind of environment which are anaerobic. तो इसके हवाले से जो यूक्रियोट्स, कुछ यूक्रियोट्स, दो यूक्रियोट कैसे ग्रुप हैं जो कि एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. इनमें से पहले आर्किज़ोआ कहलाता है जो कि तब का है जब जो है वो ऑक्सीजन अभी नहीं इवॉल्व हुई थी, ये ग्रुप तब बना था. लेकिन दूसरा ग्रुप जो है उसने जो एनारोबिक लाइफस्टाइल है वो सेकेंडरली अडेप्ट कर लिया है, और क्योंकि वो ये ग्रुप जो है वो यूग्लिनोजोआ इसके एंसेस्टर हैं, और यूग्लिनोजोआ दे आर दी
एरोब्स, लेकिन इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो एनारोब हैं। और ये डिस्टिंक्शन जो एरोब और एरोब की है, ये इतनी क्लियर कट नहीं है, बिकॉज देयर आर सम माइक्रो एरोफाइल्स, वो दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव इन वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोब हैं। फैकल्टेटिव एनारोब मीन दैट दे आर एनारोब व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन एंड दे एक्ट एज एरोब्स व्हेन देयर इज ऑक्सीजन। सो ये इस सब कंडीशंस में ये कंडीशंस हमें बताती हैं दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अडैप्ट देमसेल्फ फॉर so variety of environment that they can virtually live in any kind of environment, but their population, their species may vary in the particular environment. तो फिलहाल ये दो फैक्टर के बारे में आप इसको डिटेल से पढ़ें, देन हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।